वेलकम स्टूडेंट्स। अपन आज लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट का, जिसमें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ की अपन एप्लीकेशंस पर आ गए हैं। इससे जस्ट 10th एप्लीकेशन में 10th लेक्चर में अपन लोगों ने क्या देखा था, एक इसकी एप्लीकेशन देखी थी, गुड कंडक्टर स्फेरिकल शेल, बैड कंडक्टर स्फेरिकल शेल और सॉलिड नॉन कंडक्टर के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन इसकी थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं। मैंने दो तरह के अपन ने स्फीयर्स देख लिए थे, वहाँ पर थर्ड देख रहे हैं अपन वायर के लिए, है ना, वायर के लिए देख रहे हैं अपन। तो डिटरमाइन एप्लीकेशंस अपन गॉस लॉ की ही देख रहे हैं एप्लीकेशन। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज बोल दें या वायर बोल दें, अपन वायर, है ना, वायर के लिए डेरिवेशन देख रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ठीक, अपन इन्फिनाइट वायर ले रहे हैं। डेरिवेशन चालू करने से पहले कुछ प्रैक्टिकली बातें जरूर बताऊंगा इससे रिलेटेड, जो अपन गॉस लॉ से अपन डेरिवेशन करना चालू करेंगे, है ना। तो इन्फिनाइट वायर ले रहे हैं अपन लोग, तो अपन थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिख रहा हूँ या पहले समझा रहा हूँ, है ना। फर्स्ट जस्ट एक्सप्लेन, है ना, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज करो अपन ने एक वायर ले रखी है ना, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इन्फिनाइट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, प्लस 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 चार्ज से मैंने इसको करा, और अपन कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इन्फिनाइट है तो टोटल चार्ज तो अपन कंसीडर नहीं कर सकते, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करनी होगी ना। इसका मतलब है हम छोटे से पार्ट की लीनियर डेंसिटी काम में लेंगे, जिसको हम लैम्डा बोलेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो लैम्डा जो एक पर यूनिट लेंथ पर जितने चार्ज हैं उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि टोटल चार्ज को कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज इन्फिनाइट। ठीक, सेकंड कंडीशन, शायद आप लोग सोचें, ये सभी जनों ने सोचा होगा कि जो वायर है तो वायर के हर पार्ट से इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा, है ना, सोच ही सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता कि इसके अंदर जो रेस, क्योंकि रेस निकलेंगी ना इसके अंदर से, तो वैसे तो रेस ऐसे निकल रही हैं, पर सपोज करो अगर ये टिल्ड हो रही होती इधर जाते हुए, तो कोई रेस इधर आ रही है, ये टिल्ड हो रही है, तो ये तो इस पॉइंट को कट कर जाती ना। मीन्स ये रेस भी अगर टिल्ड कर जाती तो कहीं ना कहीं ये कट कर जाती रेस एक दूसरे को। इट मीन्स कि जो रेस है वो इंक्लाइंड नहीं हो रही है, कि ये इसका मतलब है कि जो रेस हैं इसमें से जो चल रही हैं रेस इस इन्फिनाइट वायर में से, वो स्ट्रेट चल रही हैं, चाहे वो इधर चल रही हो, पर वो स्ट्रेट बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। ऐसे नहीं कर रही कि वो टिल्ड कर जाएं, क्योंकि अगर ये टिल्ड कर जाएंगी देन इंटरसेक्ट, और अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट। सो इट मूव परपेंडिकुलर टू वायर। और ये मूव किस तरह से कर रही होंगी, ये भी आप एक तरह की वायर ही मान सकते हैं जो थोड़ी थिक है। तो रेस सब इस तरह से चल रही होंगी, ऑल डायरेक्शंस में, कुछ इस तरह से सभी डायरेक्शनों में, पर बिल्कुल पैरेलल चल रही होगी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप समझे होंगे। पर कुछ लोगों ने तब भी बिलीव नहीं करा। जब गॉस लॉ उससे समझा रहा था तो उन्होंने उसको वेक्टर के ढंग से भी एक्सप्लेन करा कि रेस ऑलवेज परपेंडिकुलर चलेंगी, ये बात समझाई। तो मैं इसको सेकंड वेक्टर से भी समझा रहा हूँ, फिर डेरिवेशन चालू करूँगा, है ना। तो फिर वेक्टर से भी समझा दी कि ठीक है, इस पर जो भी पी पॉइंट पर इफेक्ट आ रहा है, ये तो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती। अगर ये टिल्ड कर जाती तो ये वाली रेस इसको कट कर जाती, ये पी पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पी पॉइंट पर जस्ट सामने वाले के ही इंपैक्ट आ रहे हैं। ये कुछ समझाने की कोशिश, मीन्स पैरेलल चल रही है, ये समझाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी। ठीक है, कुछ लोग नहीं समझे तो वेक्टर से समझाया, जैसे हमारा पैटर्न समझाया जाता था वैसा एक पैटर्न और ले लिया उन्होंने समझाने के लिए। कि सपोज करें ये वायर है जो इन्फिनाइट है, एक्स वाई ले लें अपन, and we wants to calculate the electric field intensity at P point from r distance. So it takes two small parts.
एक पार्ट यहाँ पर ले लिया dx डिस्टेंस का, और उतनी ही इक्वी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया अपन ने इक्वल डिस्टेंस पर dx। तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर DE आ रही है और इस पॉइंट के कारण भी DE इधर आ रही है, तो और ये दोनों क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन से लिए गए, सेम सेम डिस्टेंस से लिए गए हैं, तो इनके इंक्लाइन के जो कंपोनेंट्स होंगे, वन बिकम DE साइन थीटा एंड अदर बिकम DE कॉस थीटा। सिमिलरली जो DE नीचे जा रहा है इस स्मॉलेस्ट पार्ट ऊपर वाले का, जिसको मैं A और दूसरे को B पॉइंट बोल दूं, तो इस वाले का भी यहाँ पर DE कॉस थीटा आ जाता, DE कॉस थीटा, और इस पॉइंट पर हमारे पास कितना आ जाता, DE साइन थीटा। तो आपको पता है कि जब मैंने सिमेट्रिकल पॉइंट्स लिए हैं तो इट मींस इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल्ड हो जाते, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल्ड हो जाते एंड कैंसल्ड, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमारे एडअप हो जाते, एडअप है ना, माने DE कॉस थीटा। तो इसका मतलब सबका जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ऊपर के नीचे के जो इन्फिनाइट की तरफ जा रहे हैं, सबके सिर्फ DE कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, जिससे ये प्रूव दैट अब तो सब जने बिलीव करने लगे जो नहीं भी कर रहे थे गॉस लॉ पर कि इंटरसेक्ट, क्योंकि किसी ने देखा तो था नहीं, केवल एक हाइपोथेसिस था, तो उन्होंने जो चीज जानते थे उससे भी एक्सप्लेन कर दिया। इससे प्रूव दैट हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस always perpendicular to wire। तो ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा, जो हमारे को डेरिवेशन में जरूरत नहीं थी, जब हमारे को डेरिवेशन करना था, इसलिए पहले मैंने समझाया एक पैटर्न तो ये है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर चलती हैं। जो बात मैंने यहाँ पर लिखी एज ए हाईलाइट कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं, मूव परपेंडिकुलर टू द वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। उसको समझाने का एक पैटर्न तो ये था कि अगर ये टिल्ट कर रही होती, कर्व फॉर्म में जा रही होती, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती, जो मैंने बात यहाँ पर लिखी। आई होप समझे होंगे, नोट डाउन करें। ठीक, बस अपन अब डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना बेटा। तो अपन अब डेरिवेशन देख रहे हैं, विच इज क्वाइट ईजी एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड। तो गॉस ने किस तरह से एक्सप्लेन करा वो अपन देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिख रहा हूं, तो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। आ गई? तो लेट कंसीडर अ इन्फिनाइट लाइन चार्ज xy of linear charge density lambda, and we wants to calculate electric field intensity at point P from center of line charge O at distance R। ठीक, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपन लोगों ने वो डायग्राम में एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गॉस ने क्या करा, आपको पता होगा, गॉस को अगर एक्सप्लेन करना हो, एक कोई वायर हो, P पॉइंट पर निकालना हो, तो हम गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसको हम इनक्लोज कर दें किसी से भी, पर वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो आपने देखा था कि जब हम स्फीयर ले रहे थे तो हमने स्फीयर की ही गॉसियन सरफेस बनाई थी। तो वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, तो अपन किससे क्लोज कर देंगे, उसको सिलेंड्रिकल से क्लोज कर देंगे। तो वही अपन लेने वाले हैं, तो वही यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो इसका मतलब है हमारे पास कहीं ना कहीं एक वायर थी, तो वायर कंसेप्ट बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ डॉट डॉट में, एंड और जो मैंने नाम रखा था वो रखा था XY, एंड वी वांट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस P पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं एट डिस्टेंस R पर। सो गॉस इमेजी ने स्फेरिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस
ऑन विच पी पॉइंट इज लाई, जिस पर कौन लाई कर रहा था, पी पॉइंट लाई कर रहा था, उतना उसको क्लोज कर दिया। ठीक, क्योंकि बिना क्लोज करे, बिना सिमेट्रिकल बिना सिमेट्रिक के डायग्राम के हम लोग गॉसियन सरफेस माने गॉस एप्लीकेशन अप्लाइड नहीं कर सकते। तो इसके सराउंडिंग में अपन ने ये कंसीडर कर लिया है ना, और ये चार्ज है जो इन्फिनाइट है और इसकी लेंथ एल कंसीडर कर ली, एल लेंथ का ये बना लिया, रेडियस उतनी रखी जितनी आर थी। तो अब पार्ट कितने हो गए एक्चुअल में बोला जाए तो, जब कर्व से अपन ने इसको इनक्लोज किया है तो कहीं ना कहीं हमारे को पता लगा कि इसके 3 सरफेसेस हो गए। एक सरफेस ले लें अपन S1, एक सरफेस ले लें S2 और एक सरफेस ले लें अपन S3। तो 3 सरफेसेस हो गए, अप डाउन एंड कर्व्ड सरफेसेस। ठीक, अब इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्सेस अभी आपको समझा के हटाऊं। इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्सेस वायर के सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही जा रही होंगी, वायर के टिल्ड होकर ऊपर नहीं जा रही होंगी। तो अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इधर हो गई होगी, आई होप समझे होंगे। और वैसे इसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा, जिसको मैं इस बार उसको डी से समझाया था, इसको डी से समझा देता हूं। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो डी एस, कर्व्ड सरफेस का कोई सा भी छोटा पोर्शन लूंगा तो उसका डी एस इधर की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करा है। एक सरफेस मैंने ऊपर ले रखा है S2, मैंने एक सरफेस ये ले रखा है S2, सर्कुलर सरफेस। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो इसी तरह से चली जा रही है, बिल्कुल जस्ट पैरेलल है ना, मैंने परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, मैंने वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही है। अब कर्व सरफेस का जो एरिया है वो एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर सराउंडिंग की तरफ होगा, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ds ऊपर हो गया। ठीक, मीन्स एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक, वैसे ही इस कर्व सरफेस की बात करता हूं, इस वाले कर्व सरफेस की, जो ये कर्व सरफेस ले रखा है जिसकी नेमिंग मैंने S3 कर रखी है ना, एक स्मॉल पार्ट लेते हुए S3। तो रेस तो अभी भी ऐसे ही जा रही होगी, दैट इज कॉल्ड E, जारी होगी ना इस तरह से, E इधर की तरफ ही जा रहा होगा और जो DS है वो सराउंडिंग की तरफ नीचे जा रहा होगा। ये भी एक सर्कुलर पाथ, दो, क्योंकि 2 कर्व सरफेस सर्कुलर हो गए, एक कर्व्ड हो गया हमारे पास। ठीक, तो ये 3 जगह फ्लक्स हो गई हमारे पास, 1 2 एंड बाहर। ठीक है, इसी को अपन कर रहे हैं, पर जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर उसको रब करके अपन ड्राइव करेंगे। सो गॉस इमेजिन अ सिलेंडर of radius r on which p point is lie, जिस पर p point lie करे, ऐसा ले लिया, lie and of length l। वैसे तो जो वायर थी वो इन्फिनाइट थी, पर वो एक एल ही ले लिया, जो आगे डेरिवेशन पता लगे कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है अपन ने लाई कर दिया एंड ऑफ लेंथ कितना था एल, ऐसा इमेजिन कर लिया। सो इट हैज 3 सरफेसेस हो जाएंगी, जिसकी नेमिंग मैंने क्या कर रखी है, S1 की तो कर रखी है मैंने कर्व्ड सरफेस से रिप्रेजेंट कर रखा है। S2 की बात करूं, S2 एंड S3 की बात करूं तो बोथ आर, S2 एंड S3 की बात करूं तो ये कौन से हो गए हमारे पास, सर्कुलर सरफेस। ठीक, तो ये थोड़ी सी अपन ने लैंग्वेज लिखी, जब नेसेसिटी थी किसी भी बोर्ड के अंदर तो नोट डाउन करें, उसके बाद मैं रब कर रहा हूं। ठीक, तो अब मैं डेरिवेशन चालू कर रहा हूं, थोड़ी सी लैंग्वेज थी जो थोड़ा लिखा रहना चाहिए, तो ये रब कर रहा हूं मैं, बस अब गॉस लॉ अप्लाइड कर रहा हूं और अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अपन अब डेरिवेशन चालू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या फिर मैं ऊपर का भी रब कर देता हूं जिससे आपको पता रहे कि अब अपन को लाइंस नहीं लिखनी है, तो रब कर देता हूं जो लिखा हुआ था मैंने। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ये इन्फिनाइट वायर चल रही थी, अब अपन डेरिवेशन को चालू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू
गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लग जाए तो हम लोग जानते क्या है, जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। अब फ्लक्स की जगह क्या लिखें, सर्कुलर में ईडीएस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेने पड़ेंगे। एक S1 के लिए जो हो जाएगा ईडीएस कॉस थीटा प्लस S2 ईडीएस कॉस थीटा, और इन द नेक्स्ट टर्म ईडीएस कॉस थीटा S3 इक्वल्स टू Q इनसाइड Q इनक्लोज बोल दूं एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब अगर अपन यहां पर देखें हियर फॉर S1 के लिए बात करें तो E पैरेलल्स टू DA है ना, S1 के लिए फॉर S1 E पैरेलल्स टू DS है ना, सरफेस एरिया से रिप्रेजेंट कर रखा है। थीटा इक्वल्स टू 0, सो कॉस 0 इक्वल्स टू कितना आ गया 1, वाइल फॉर सरफेस S2 एंड S3 E S2 and S3 E perpendicular to DS, theta equals to 90, so cos 90 equals to 0। आई थिंक समझे होंगे। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या रहा, EDS, और यहाँ पर सिर्फ S1 रहा, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ठीक, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि इसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है। निकल रहा होता तो टिल्ड हो जाता, तो इसमें सीधा सीधा ही रेस निकल रही हैं जो मैंने जस्ट इससे पहले एक्सप्लेन करी है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ तक लिख डाला, और ये Q इनक्लोज लिख देता हूँ, चाहे चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर E को अपन हमेशा यूनिफॉर्म मानते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं E को बाहर ले जाता हूँ, E इज कांस्टेंट ds S1। अब यहाँ पर इनक्लोज चार्ज कितने रहे होंगे, तो अगर मैं छोटे से ब्लॉक पर चार्ज कंसीडर कर लूँ लैम्डा, है ना, ये तो इनक्लोज्ड है चारों तरफ, वायर के चारों तरफ सिलेंडर आ रहा है ना, तो अगर छोटी से चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ तक कितने चार्ज स्टोर रहे होंगे, लैम्डा इंटू एल, इतने चार्ज रहे होंगे ना। तो इसका मतलब अपन ने यहाँ पर रख दिया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड कंसीडर करें तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारे पास। आई होप यहाँ तक समझे होंगे, ठीक। इसके बाद यहीं ड्राइव कर रहा हूँ रिमेनिंग पार्ट। अब बात करूँ ds की, तो ये है कर्व्ड एरिया। कैसा एरिया है, कर्व्ड एरिया है। तो कर्व्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2πrl, यही तो पढ़ रखा है अपन लोगों ने छोटी क्लासों में, कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया। ये कहाँ से लेकर आया हूँ, टोटल एरिया ऑफ S1 विच इज़ द पार्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो अपन ने 10th क्लास में या 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो कर्व्ड सरफेस कितना होता है, नॉर्मली अपन लोगों ने 2πrh, इस तरह से अपन ने याद कर रखा है इसको, फॉर्मूले को छोटी क्लास में। पर यहाँ पर बात करें तो हाइट की जगह लेंथ ले रखी थी, तो यहाँ पर लेंथ रख दिया। तो आप देख रहे हैं लेंथ से लेंथ क्या हो गई, कैंसिल्ड। तो मेरे पास आंसर बचा 2πr और ब्रैकेट में लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आंसर। E निकालना था तो E की जगह अपन लैम्डा और इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले आऊँ, तो 2π एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो गई। डेट इज कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन। अब क्योंकि फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि नॉर्मली रिमेंबर नहीं रह सकता था, जो नॉर्मली निट वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अपन ने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं ये 4π एप्सिलॉन नॉट r कंसीडर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ क्या जाएगा हमारे पास, 2k लैम्डा बाई r। क्योंकि अपन लोग इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे को पता था शुरू के जो थर्ड लेक्चर में ही कूलम्ब्स लॉ आ गया था कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो उसके अंदर ही फोर्स कांस्टेंट 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो होप आप समझे होंगे, नोट डाउन करें इसको, ठीक बेटा, तो नोट डाउन करें।
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वायर के लिए जो हमारे को पता लगा फॉर्मूले से कि ये 2k लैम्डा बाई आर आया है, तो इससे पता लगा जैसे जैसे हम फार अवे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो इसका इम्पैक्ट है वो कम होता चला जाएगा, है ना, यही पता लगा। दूसरा, चार वायर तो इन्फिनाइट है। अब वायर इन्फिनाइट है तो इस डिपेंड्स ऑन लैम्डा, लैम्डा में चार्ज डेंसिटी कितनी है। अगर बहुत सारे चार्ज पास पास में हैं पर लेंथ, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। ठीक, आई होप रिमेंबर कर लिया होगा, रब कर रहा हूँ, है ना, और कुछ नोट में बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ लाइन चार्ज के लिए हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट, तो इस पॉइंट से अपन लोगों ने क्या देखा, जरा उसको नोट में देख लें और ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं इसका। तो अगर अपन ग्राफिकली बात करें कि इसका ग्राफिकल ग्राफ कैसा होगा ई एंड आर के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमारे को फॉर्मूला रिमेंबर रखना चाहिए था। तो फॉर्मूला क्या आया था इसका भी, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, इट मीन्स ई प्रपोर्शन 1 बाई आर हो गया। मीन्स जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी उसके नियर बाई से, वैसे वैसे सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम सरफेस पर होगा, और वैसे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये अपन को पता लगा इस लाइन चार्ज के लिए, है ना। लाइन चार्ज, इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए, नॉट ए फाइनाइट, इन्फिनाइट को कंसिडर कराया है। ठीक है ना, आई होप समझे होंगे। ठीक है ना, और इन्फिनाइट का मतलब भी समझाना चाहूँगा। इन्फिनाइट हमारे होता क्या है एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर, इन्फिनाइट का मतलब ऐसा नहीं होता इसका कोई एंड ही ना हो, हरदम कोई चीज़ का एंड होता है, इसलिए इन्फिनाइट बस जस्ट एक रिलेटिव टर्म है। इन्फिनाइट इज जस्ट ए रिलेटिव टर्म, क्योंकि आप सपोज करें अगर यहाँ पर ये जो भी जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, इस रूम के बराबर भी अगर वायर होती, है ना, चाहे इसके बराबर मान लें जितना बोर्ड आपको दिख रहा है, तो ये लगभग लगभग 1 मीटर लेंथ का है। अब सपोज करो मैं इसके सामने जो डिस्टेंस, इसके सामने अगर मैं जस्ट 1 mm डिस्टेंस पर आ जाऊं, तो मेरे को सिर्फ वायर ही तो दिखेगी, और मैं भी बिल्कुल पॉइंट के बराबर हूं, तो मेरे लिए ये वायर ही इन्फिनाइट का काम करेगी मेरे डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ये मतलब है, ठीक है ना। ठीक, डेरिवेशन को कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हमने सिलेंडर कंसीडर करा, उसके चारों तरफ उसके 3 पार्ट्स लिए जो होते हैं सिलेंडर के, 2 के कारण कैंसल्ड हो गया क्योंकि लेंथ सीधी सीधी चल रही थी, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द वायर चल रही थी, तो 2 कैंसल्ड हो गए। एक बचा था EDS S1 वाला, कर्व सरफेस वाला। कर्व सरफेस का जो एरिया आया था वो अपने 2 पाई RH, लेंथ L ले रखी थी, L रखा तो L से L कट गया। इसका मतलब जो इमेजिन सिलेंडर था उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था जब हम इन्फिनाइट का वायर कंसिडर कर रहे थे, है ना। ठीक, फोर्थ डेरिवेशन, फोर्थ देख रहे हैं, फोर्थ एप्लीकेशन फॉर शीट, है ना। तो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite sheet which uniformly charged, ठीक है, इसके लिए डेरिवेशन देख रहे हैं। इसमें भी पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या चीज़ अपन करने वाले हैं, तो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर डेरिवेशन देखेंगे अपन, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, सबसे पहले कि अगर मैं एक इन्फिनाइट प्लेन लेता हूं, चाहे बिल्कुल स्ट्रेट ही ले लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने एक प्लेन शीट ले ली है जस्ट लाइक ए पेपर, और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है। अब इन्फिनाइट का मतलब भी यहाँ पर यही है, और यहाँ से अपन कुछ दूरी पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रेस तो इसमें से भी निकल रही होंगी, तो अगर रेस इसके अंदर टिल्ड हो रही हैं इस तरह से, एक रेस सीधी आ रही होगी किसी पॉइंट से, इधर से भी, और कोई यहाँ से ऐसे टिल्ड हो रही है, तो ये तो एक दूसरे को कट कर जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर भी ये तय हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऑलवेज शीट के कैसे चल रही थी, परपेंडिकुलर चल रही थी, नॉट टिल्ड, नॉट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, नॉट टिल्ड, otherwise intersect,
अदरवाइज इंटरसेक्ट कर जाती। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर चल रही थी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मूव परपेंडिकुलर टू शीट। यहां पर भी वही मैंने डिफाइन करा है वापिस बात समझाते समय कि रेस सीधी सीधी जा रही हैं, जस्ट अंडरस्टूड के लिए समझा रहा हूं, नॉट द पार्ट ऑफ डेरिवेशन। डेरिवेशन करते समय इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। वैसे ही सपोज करो तब भी वहां पे भी उस समय जो किसी ने नहीं माना होगा तो गॉस ने फिर वेक्टर की फॉर्म में समझा दिया होगा, वेक्टर से कि लेट ठीक है, एक छोटा सा पार्ट ऊपर कंसीडर कर लो और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर कंसीडर कर लो, और उसके कारण यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोट कर डालो। वही डी ई इसके कारण, डी ई इस पार्ट के कारण, मीन्स एक डी ए छोटा सा पार्ट ले लिया, एक डी ए पार्ट यहाँ पर ले लिया इक्वल डिस्टेंस पर। तो वापिस वही हुआ, सिर्फ ये ही कंपोनेंट तो बचे होंगे, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, नॉट इंक्लूड द, और ऐसे ही सारे पार्ट जो भी शीट के इधर उधर सब जगह के सब तरीके जो सिमेट्री से सबके सब ये वाले कैंसल्ड हो जाते और ये वाले ऐड अप हो जाते, जिससे अब तो सबको बिलीव करना पड़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू शीट, परपेंडिकुलर टू शीट। ये कहीं ना कहीं बात अपन को उन्होंने एज ए लैंग्वेज समझा दी कि ऑलवेज ऐसे मूव करेगी। तो ये दो तरीके से मैंने आपको बात इसमें भी समझा दी। ठीक है, अब अपन डेरिवेशन करना चालू कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। ठीक, दूसरा इन्फिनाइट शीट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन कम डिस्टेंस पर ही मेजर कर रहे हैं। कम डिस्टेंसेस पर ही क्यों मेजर करते हैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे को बताएं, अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम जो भी डिवाइसेस खरीदते हैं उसके अंदर कुछ प्लेट या शीट कुछ भी यूज़ हो रही हो, क्या वो बहुत दूर दूर लगती हैं क्या? नहीं ना, सब पास पास में लगती है ना, इसलिए सब छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए ही कंपैरिजन किया जा रहा है। और जो हम प्लेटें ले रहे हैं और जो डिस्टेंस है, चाहे प्लेटें हो हमारी, कोई चार्जर हो, कोई भी मशीन हो, उसमें हर चीज़ पास पास में रहती है। तो इसका मतलब उनका इम्पैक्ट हमको पास में देखना होता है। तो जब पास में mm वाली जगह पर देखना हो तो शीट खुद अपने आप में इन्फिनाइट का काम कर रही होती है। जैसे आप सपोज करें कि इसको ही जो इसमें पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, इसको ही आप शीट कंसिडर कर लें और मान लो कि मैं इससे 1 mm की डिस्टेंस पर आ जाता हूँ, तो आप खुद सोचें मेरे को हरदम ही तो यही दिखती रहेगी शीट, मेरे को तो कोई एंड ही नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं जस्ट 1 mm पर हूँ, पॉइंट सोर्स हूँ, पॉइंट जैसे डिस्टेंस पर हूँ, तो मेरे लिए तो हर जगह ही ये वाइड वाइड नजर आता रहेगा। तो मेरे को तो ये चीज इन्फिनाइट ही दिखेगी ना, इसलिए इन्फिनाइट कंसिडर करा गया है। ठीक है, डेरिवेशन चालू कर रहे हैं अपन अब, है ना। तो ड्राइव करना चालू कर रहा हूं। तो लेट कंसिडर इन्फिनाइट शीट ABCD of surface charge density सिग्मा, है ना, सिग्मा कंसिडर करेंगे क्योंकि अपन शीट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अपन लोग? शीट ले रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर कोई वायल ये जिस तरीके, जैसे कि ये है अपने पास, तो दैट इज द शीट, मतलब बिल्कुल पतली सी थिन सी कोई चीज़ के लिए ड्राइव कर रहे हैं अपन, सिग्मा। एंड वी वांट्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P from center O at distance R, स्मॉल r, सब में ही वही ले रहे थे, वैसा ही अपन ने लिखा, है ना। तो अपन ने एक शीट ले रखी है, शीट को चाहे इर्रेगुलर बना दें चाहे कैसे बना दें, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट ले रहा हूँ इस तरह से, है ना। ठीक, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब क्योंकि इन्फिनाइट ले रखी है तो अपन को ये बात तय है कि जब इन्फिनाइट ले रखी है तो कहीं 400 ले नहीं सकते थे टोटल चार्ज क्यू, जैसे स्फेरिकल शेल में ले लिया था अपन लोगों ने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को सिग्मा लैम्डा ये ही यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि सारे डेरिवेशन अपने इन्फिनाइट के लिए हैं। ठीक, ये ले लिया अपन ने।
और इसके सेंटर से कहीं ना कहीं इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर अपन कैलकुलेशन करना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इस पी पॉइंट पर मैंने इतना लिखा है, ठीक। गॉस को फिर कहीं ना कहीं इस पी पॉइंट को इनक्लोज करना था। क्या करना था? इनक्लोज करना था। तो इनक्लोज करने के लिए चाहे तो मैं क्यूबॉइड का शेप ले लूं, क्योंकि जो प्लेट है इसको डॉटेड में बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं क्यूबॉइड बना सकता हूं, पर क्यूबॉइड से मेरे को यहाँ पर बहुत सारे फेसेस लिखने पड़ जाएंगे। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली बुक्सों में अपन ने इसको हॉरिजेंटल सिलेंडर से इसको क्लोज कर दिया, इस वाले पॉइंट को क्लोज कर दिया अपन ने, ठीक। तो इसका मतलब है अपन, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। तो अपन ने इसको क्लोज कर दिया एक सिलेंडर से, गॉस ने, माने अपन ने क्या करा, गॉस ने एक सिलेंडर बनाया जिस, और इतना सिलेंडर बनाया कि उस पर पी पॉइंट लाई कर जाए, उस पर पी पॉइंट लाई कर जाए। पर आपको पता होगा कि जो इसका, जो अपन सिलेंडर जो भी बनाएंगे उसको सिमेट्री देना जरूरी है। इसलिए जितना सिलेंडर मैंने इधर कंसीडर करा उतना ही सिलेंडर अपन ने दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि गॉस की ये कंडीशन भी है कि ये सिमेट्रिकल लेता है हर चीज़ को। तो अगर ये आर डिस्टेंस जितना फार था, आर डिस्टेंस जितना फार यहाँ पर था, उतनी ही फार डिस्टेंस मैंने उधर की तरफ ले ली, ठीक। ठीक है ना। थोड़ा सा अप कर दूं इसको, अब थोड़ा सा वापस से भर देता हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया रखा अपन ने ए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रखा अपन ने? ए। ये कैसा है, बिल्कुल किस तरह से रखा गया है थोड़ा सा इमेजिन करके बता देता हूँ। सपोज करो ये मेरा हाथ भी, आप मान लें कि ये शीट है, तो इसके अंदर मैंने सिलेंडर, मैंने क्या, गॉस ने ऐसे इमेजिन कर रखा है ना। तो जितना वो यहाँ पर है उतना ही बाहर की तरफ है। तो जो ये प्लेट है उसका तो ये वाला चार्ज ही काम आ रहा होगा ना, सिर्फ ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज है ना बेटा, ये वाला चार्ज। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज ही काम आ रहा होगा जो इसमें रहे होंगे, है ना, ये वाला चार्ज ही काम आ रहा होगा। अब वापिस से यहाँ पर सरफेस तो हॉरिजेंटल सिलेंडर कंसीडर करा, पर पार्ट कितने हो गए? 3। वही 2 सरफेसेस इधर, एक सरफेस कर्व्ड। तो इसका मतलब है वापिस वही कर रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाते हुए। तो इसका मतलब अपन ने वापिस यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट माना जिसको अपन ने S1 नाम दे दिया। क्या दे दिया? S1, ये नाम दे दिया अपन ने, S1, 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 है ना, S1 दे रहा हूँ। ये अपन ने कुछ S1 नाम दे दिया। अब S1 दिया है इस वाले पॉइंट को नेम, जिस पर P पॉइंट लाई कर रहा है, P पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसमें से जो रेस निकल रही होंगी, जो रेस निकल रही होंगी इस वाले सिलेंडर में से, जो रेस निकल रही होंगी वो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही निकल रही होंगी। इट मीन्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रहा होगा। और अगर मैं इसके एरिया को, छोटे से एरिया को डी ए से रिप्रेजेंट कर दूं जैसे स्फेरिकल में करा था, तो उसका यूनिट वेक्टर भी इधर की तरफ आएगा, सराउंडिंग की तरफ। तो वैसे ही अपन ने पीछे भी ले लिया, जैसे इधर जा रहा होगा। फिर भी और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ का जो सरफेस था उस पर भी अपन ने एक छोटा सा एरिया मान लिया S2। इसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही होगी, और जो इसका एरिया रहा होगा वो भी इधर की तरफ जा रहा होगा, DA, ठीक। ऊपर भी एक कर्व्ड सरफेस है, ये पोर्शन ले लिया। रेस तो परपेंडिकुलर ही निकल रही है इस तरह से, तो इसका मतलब है E की डायरेक्शन तो इधर है। पर अगर मैंने कर्व्ड सरफेस भी ले रखा है, चाहे ये पैन ही ले रखा हो मैंने, तो इस पैन के ऊपर अगर मैं छोटा सा कोई सा पॉइंट लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगी ना, उसका यूनिट वेक्टर शो करने के लिए। तो इसका मतलब मैंने जो ये S1 टर्म ली थी, S कर्व्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करा था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी और DA वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक। यहां तक आप अंडरस्टूड हुए होंगे क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करी। तो वही थोड़ा लैंग्वेज में यहां पर लिख रहा हूं, डेरिवेशन जब इसके साथ चल रहा था। सो गॉस इमेजिन अ हॉरिजेंटल सिलेंडर, हॉरिजेंटल सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने A ले रखा है, मीन्स इसका भी A, इधर भी A, क्योंकि सिलेंडर है तो इसका मतलब सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। ऑन विच P पॉइंट इज लाई,
इतना बनाया कि उसके ऊपर P पॉइंट लाई कर जाए। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इट हैज़ 3 पार्ट्स। और वो कौन कौन से पार्ट्स हो गए? एक हो गया S1 एंड S2, S1 एंड S2 आर सर्कुलर surfaces, सर्कुलर surfaces, while S3 is curved surface। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट करा है वो यहाँ तक मैंने आपको लिख दिया। आगे बस में बाकी अब अपन ड्राइव कर रहे हैं कि ये जो 3 सरफेसेस हैं उससे क्या क्या हो रहा होगा। ये बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि जो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं वो इस शीट के परपेंडिकुलर जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? और इसकी नेमिंग मैंने कहीं ना कहीं ABCD लिखी थी, तो ये लिख दी नेमिंग अपन ने, है ना। तो ये डायग्राम हुआ इसका। ठीक, नोट डाउन करो बेटा, है ना। अब ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब थोड़ा सा बातों को थोड़ा सा और चीज़ समझा रहा हूँ, तो एक वर्ड और लिख रहा हूँ यहाँ पर। कुछ बच्चे जो आगे चल के वैसे ड्राइव आने ही वाला है ना। ये जैसे जो भी मैंने ले रखा है अभी, इसको भी आप शीट कंसीडर कर लें। तो इसके अंदर जो ये कंसीडर करा गया है उसमें वैसे तो आप जानते हैं अगर गुड कंडक्टर होता तो एक सरफेस ये रही और एक सरफेस ये रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी चार्जेस रहे होंगे वो इधर के भी रहे होंगे, उधर के भी रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये जो शीट ली गई है ये सिंगल चार्ज है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट लेयर मान लें तो उसके अंदर जो चार्जेस है तो सिंगल लेयर है। मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्जेस है उसी का इंपैक्ट इधर आ रहा है और उधर के इसी पॉजिटिव चार्जेस का इंपैक्ट उधर जा रहा है, ऐसा कंसीडर करा हुआ है। ठीक, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी ले रखी है अपन लोगों ने? सिग्मा। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कंसीडर करा गया था? A। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कंसीडर करा गया था? A, जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कंसीडर करा गया है? A कंसीडर करा गया है। ठीक, तो इसका मतलब है एक टर्म में ऊपर भी लिखना चाहूँगा यहीं पर ही कि जो अपन ये इन्फिनाइट कर रहे हैं, इन्फिनाइट शीट, उसके अंदर एक्चुअल में सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज सरफेस है ये, आगे पीछे नहीं है ना। जो आगे के डेरिवेशन के बाद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं कि जब शीट कंसीडर करी गई है तो सिंगल चार्ज ही है, माने इतनी ज़्यादा थिन है कि बस वो बिल्कुल ही माइक्रो mm की शीट है। इसलिए जो उस पर चार्जेस हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे आप पानी की लेयर मान लें तो जो ड्रॉप्स हैं वो इफेक्ट इधर दे रही है, वही ड्रॉप्स उधर इफेक्ट दे रही है ना। जस्ट रिमेंबर, माने कंफ्यूजन अभी नहीं आता। अगर आप टारगेट बैच में तो कंफ्यूजन है फर्स्ट, और आपको बाकी तब आता जब इसका प्लेट का डेरिवेशन करते। ठीक, वैसे बस हल्का सा हिंट दिया है जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ले रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक, वही हमारे पास इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स की बात करूं तो यहां पर 3 सरफेसेस से आ रहे हैं, वही DA cos थीटा, EDA cos थीटा, एक सरफेस S1, एक सरफेस S2 और एक सरफेस EDA cos थीटा S3 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस सिलेंडर में कितने इंक्लोज हैं वो चाहिए अपन को। फिर वापस यहाँ पर हियर बात करूँ तो फॉर S1 एंड S2, या इन बोलूँ हियर इन S1 S2 सरफेसेस E पैरेलल टू DA है ना। रेस ऐसे ऐसे निकल रही हैं और जिनका सरफेस एरिया है उनकी डायरेक्शन भी उधर ही जा रही है, सेम सेम। मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 है तो कॉस 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। वाइल इन S3 E परपेंडिकुलर टू DA है, ये शो कर रखा है ना। रेस ऐसे निकल रही है, कर्व सरफेस का एरिया पेन से बताया था ऊपर की तरफ हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू 90 और कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। आई होप समझे होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ सरफेस बची EDA फर्स्ट वाले का, और वैसे ही बचा हमारे पास EDA सेकंड वाले का। थर्ड वाले का 0 ही हो चुका था। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू भी रख देता हूँ और चार्ज को भी समझा देता हूँ। यहाँ पर चार्ज कितने होते, तो यहाँ पर चार्ज करूँ तो कितने होते, तो शीट वाला जो प्लेट है, शीट वाले पर जो चार्ज होंगे इस वाले इनक्लोज का, उसी का तो इम्पैक्ट आएगा। तो अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले रखा है? A, और चार्ज डेंसिटी कितनी थी?
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, सरफेस डेंसिटी जो थी वो सिग्मा थी। तो मैं सिग्मा को इससे मल्टीप्लाइड कर दूं तो इसके अंदर इंक्लोज चार्ज आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो इसका मैं सिग्मा, ठीक, आई होप यहां तक दिख रहा होगा और समझ में आई होगी बात, क्या क्या करा है अपन लोगों ने। ठीक, दोनों के लिए ही जो E की वैल्यू है बराबर डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की तरफ कांस्टेंट रही होगी। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट लेता हुआ, dA इधर भी बाहर, मैंने E इधर भी बाहर कर दिया और इधर से भी बाहर कर दिया, ठीक, और इधर आ रहा है सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू सही हमारे पास। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करता हूं तो कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर रहा हूं। ठीक, अब अगर बात करें dA, जो मैंने एक इसका लिया है सरफेस और एक इसका dA लिया है, पर ये दोनों तो A के ही बराबर हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में इसको भी EA लिख सकता था, इसको भी EA लिख सकता था, इक्वल्स टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि जो S1 का dA है वो इक्वल्स टू है S2 का dA, और इट इज इक्वल्स टू किसके हो गया? हमारे A के ही इक्वल हो गया। समझे होंगे बेटा यहाँ पर, है ना। मैं टू इक्वेशन को यहाँ से डिनाई कर रहा हूँ जिससे अपन लिख पाए। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया ना। दोनों के एरिया सेम सेम थे, तो A से A टर्मिनेट हो गए, कैंसिल्ड हो गए, तो 2E इक्वल्स टू कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू कितना आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझे होंगे, समझे होंगे। ये हमारे पास आंसर आया शीट के लिए, डेरिवेशन जो अपन को रिमेंबर रखना है आर्यभट्ट में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आंसर निकला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक खास बात हुई, शीट वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेंबर रखें। और एक स्पेशल चीज़ थी, जितना भी अपन ने स्फेरिकल के डेरिवेशन करे या वायर के डेरिवेशन करे या उससे पहले फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी के भी डेरिवेशन करे हों, ऑलवेज डिस्टेंस आई है, पर यहाँ पर तो डिस्टेंस है ही नहीं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज फ्री फ्रॉम डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। जो आर था अपने पास उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। समझ रहे होंगे। अब उसी बात को समझा भी रहा हूं इसलिए वापस से, और ग्राफ भी बनाऊंगा इसलिए एक बार नोट कर डालें इसको। ठीक 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 है ना बेटा। तो आपने नोट कर लिया और मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। ठीक, तो अब जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है उससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला वो देख रहे हैं और समझा भी रहा हूं उसको। फिर मैं इसमें भी क्या करा था, बिल्कुल वायर की तरह तो था, सिलेंडर था। यहां पर सिलेंडर अपन ने हॉरिजॉन्टल कंसीडर करा, एरिया भी नहीं रखा क्योंकि साइंटिस्ट को पता था एरिया कट जाएगा, एरिया कट जाएगा, इसलिए वो पाई आर स्क्वायर जैसी चीज भी हमको नहीं रखनी पड़ी क्रॉस सेक्शन एरिया की, क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल्ड हो गए थे दोनों तरफ। ठीक है, नोट में समझ रहे हैं। अब अभी अपन लोगों ने जो इन्फिनाइट शीट के लिए फॉर्मूला देखा, इन्फिनाइट शीट के लिए उसका आंसर कितना निकला? इन्फिनाइट शीट के लिए जो अपन ने देखा डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो निकला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज फ्री फ्रॉम, या E इज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही थी। तो जब ये डिस्टेंस मींस आर पर डिपेंड कर ही नहीं रही तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा आता। अगर हम आर और ई के लिए चलते ग्राफ बनाने के लिए तो जो भी मैग्नीट्यूड होता वो सेम होता। ठीक, अब ऐसा करा क्यों गया, ऐसा लिया क्यों गया, वो भी आप समझ लें कि क्या हुआ, है ना। तो उसको समझा रहा हूं, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा करा क्यों। तो एक्सप्लेन के भी दो तरीके हैं जिसको भी आप कंसीडर कर लें। आपको पता होगा कि शीट को इन्फिनाइट कंसीडर करा गया है। ठीक, इन्फिनाइट कंसीडर करा गया है तो कहीं ना कहीं जो इसकी रेस होंगी वो यहीं तक ही तो बिल्कुल पैरेलल चल रही होंगी जब वो पास में रहा होगा। आर इज वेरी स्मॉल, आर इज वेरी स्मॉल,
समझ रहे हैं? वहां तक ये रेज जो रही होंगी इस पी पॉइंट पर वो पैरेलल रही होंगी, और आगे जाकर हो सकता है कि ये दूर टिल्ड होने लग जाए किसी और के इम्पैक्ट के अंदर, तो फिर वो जो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। या फिर बात करें, अगर हम लोगों ने इसको इन्फिनाइट कंसीडर कर रखा है, इन्फिनाइट रिलेटिव टू डिस्टेंस, रिलेटिव टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिलेटिव में, क्योंकि अगर ये शीट है, मैं बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट केवल 1 mm के लिए ले लूं, और ये जो भी लेंथ दिख रही है तो मेरे को हमेशा ये वाइट बोर्ड ही तो दिखता रहेगा। पर अगर मैं दूर चला जाऊं तब तो फिर ये शीट इन्फिनाइट नहीं रहेगी, एक शेप दिखने लग जाएगा मेरे को कि क्या है, और फिर बहुत दूर चला गया तब तो ये पॉइंट ही बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है फॉर्मूलेस चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने जो भी ड्राइव किया है ये स्मॉल डिस्टेंस के कंपैरिजन के लिए कराया है, रिलेटिव टू डिस्टेंस, डिस्टेंस या इन्फिनाइट है रिलेटिव टू स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है जो आर है इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू साइज ऑफ शीट। तो अगर शीट हमारी मीटर में है, शीट हमारी मीटर में है लेंथ और ब्रेथ के अंदर, तो ये सिर्फ mm में है, तब ऐसा हो रहा है हमारे साथ। जिसके लिए वैलिड हो रहा है क्योंकि दूर जाने पर तो ये रेस भी शायद पैरेलल ना रहे, तो फिर जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं वो सबसे नॉन यूनिफॉर्म तो हम पढ़ ही नहीं रहे, यूनिफॉर्म फील्ड तक के लिए ही करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करा गया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी डेंसिटी पे तो करेगा ना, चार डेंसिटी पर, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, उस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर ही ज़्यादा रहेगी। ठीक समझे होंगे डेरिवेशन को, ठीक है ना। रब कर रहा हूं बेटा। तो ये जस्ट एक्सप्लेन करा है मैंने, ठीक ठीक। अब अपन देख रहे हैं, ये तो थी हमारे पास शीट, अब ले रहे हैं अपन प्लेट, प्लेट कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं यहां पर ले लेता हूं अब प्लेट, प्लेट कंसीडर कर रहे हैं अपन। प्लेट है मीन्स अब कुछ होने वाला है, तो एक तरह से अपन ये 5th डेरिवेशन देख रहे हैं प्लेट के लिए। अब कोई सिंगल चार्ज नहीं, अब तो जो चार्ज देंगे दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब क्योंकि मैं बार बार में समझा चुका हूँ कि लाइट पैरेलल परपेंडिकुलर चल रही हैं, और सीबीएसई में प्लेट है भी नहीं, शीट का ही डेरिवेशन है। मीन्स अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो डेरिवेशन खत्म होते हैं हमारे, है ना, ठीक है। इसलिए मैं केवल इसको लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, फिर भी थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता हूँ। लेट कंसीडर अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के लिए समझा रहा हूँ पर, है ना, गुड कंडक्टर प्लेट ऑफ, है ना, इन्फिनिट प्लेट तो है ही, ऑफ चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी सिग्मा, एंड वी वांट्स टू calculate electric field intensity at point P from center at distance r, from center at distance r, ठीक। तो अब थोड़ा सा प्लेट का डायग्राम तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा शेप जो है वो कहीं ना कहीं मैं कुछ इस तरह से दे दूं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं चार्ज कर दिया मैंने। पर इस बार क्या हुआ होगा, चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे। वही अपन ने क्रॉस सेक्शन गॉस ने कंसिडर किया होगा, है ना। इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूँ, डेरिवेशन और लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ। तो वही यहाँ से हम कोई सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे होंगे। पर इस बार क्या हुआ होगा, जब हमने गुड कंडक्टर को दिया होगा तो आधा पार्ट हमारा जो भी चार्ज दिया होगा वो चार्ज इधर भी गया होगा और इधर भी गया होगा ना। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस बार चार्ज कंसीडर कर रहा हूं तो एक बैक साइड में भी है, बैक साइड में भी सिग्मा चार्ज लिया हुआ है, और फ्रंट में तो है ही सही,
फ्रंट साइड में भी सिग्मा चार्ज लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर अब कोई सिलेंडर कंसीडर करता हूँ हॉरिजेंटली, तो ये सिलेंडर बैक पीछे सिमेट्री की वजह से पीछे भी बनाना पड़ेगा, ठीक। पर इस बार जो अपन टोटल चार्ज लेंगे तो वो चार्ज तो इधर भी आ रहे होंगे ना, इस वाले राउंडिंग की तरफ भी, इधर भी तो एक राउंड शेप रहा होगा ना, तो वहां पर भी चार्ज रहे होंगे और यहां पर भी चार्ज रहे होंगे। आई होप समझ रहे होंगे। हिस्सा वो ही, अगर ये P पॉइंट है तो एक छोटा सा पोर्शन अपन ने यहां पर भी S1 लिया होगा, यहां पर भी अपन ने S2 लिया होगा। रेस अभी भी यहां से ऐसी ही चल रही होंगी, DA ऐसा चल रहा होगा, इसमें भी रेस इधर की तरफ जा रही होंगी, E भी इधर जा रहा होगा, DA भी इधर जा रहा होगा, और जो हमारा कर्व्ड सरफेस है S3 उसमें रेस ऊपर जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक मैंने जो क्रॉस एरिया है वो ऊपर जा रहा होगा और E इधर जा रहा होगा, मीन्स सेम टू सेम। समझ में आई? इसलिए गॉस लॉ से इस बार डायरेक्ट ही कर रहा हूं। तो गॉस लॉ के अंदर अपन लेते तो कितने एरिया लेते अपन, वही EDA cos थीटा, EDA cos थीटा प्लस EDA cos थीटा, है ना, इक्वल्स टू चार्ज कितने लेते, कोई बात नहीं, एक बार तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ले ही रहा हूं। फॉर्मूला तो मैंने फ्लक्स का ही लगाया है, फ्लक्स इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वही अब आप समझने लगे हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। यहां पर बचा क्या होता हमारे पास, एक तो EDA ये वाला बचता, एक EDA S2 वाला बचता, और ये वाली टर्म जीरो हो जाती, ये वाली टर्म, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। इससे पहले बिल्कुल शीट ही तो है, बस शीट को अपन ने ऐसे थोड़ा सा थिक कर दिया है, ठीक। अब चार्ज की बात करूं तो अगर वन साइड में सिग्मा A था तो 2 भी तो रहा होगा, क्योंकि एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, तो इसका मतलब है यहां पर सिग्मा A चार्ज रहे होंगे, तो उधर भी तो सिग्मा A चार्ज रहे होंगे। मीन्स यहां पर अगर चार्ज की बात करूं तो यहां पर चार्ज रहे होंगे सिग्मा A बैक साइड में, और यहां पर भी कितने चार्ज रहे होंगे हमारे पास, सिग्मा A, है ना, क्योंकि ये समझना जरूरी था। ऐसे वर्मा इनमें क्वेश्चंस रहते हैं अपने, तो IIT के अंदर तब के लिए जरूरी था कि क्या फर्क है, ठीक है। तो इधर वापिस से वही EA आ जाता, यहां पर 2 सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, मीन्स 2EA 2 सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता, 2 से 2 कैंसिल होते, A से A कैंसिल होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लेट विच इज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो हमारे पास ये आंसर निकल जाता। तो इट इज सेम, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, इसमें भी यही पता लगा कि जो चीज़ है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब है डिस्टेंस के साथ इसका ग्राफ भी कैसा आता हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास। होप समझे होंगे, ठीक। इसमें ये बात बताना चाहूंगा कि अगर ये गुड कंडक्टर ना होकर बैड कंडक्टर होता तो क्या होता, तब तो डिपेंड करता कि क्या इसका आंसर रहने वाला है, क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा या सिग्मा बाई सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रहेगा। क्योंकि जब हम बैड कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल केवल एक साथ एक तरफ ही चार्ज हो, दूसरी तरफ चार्ज ही ना हो। क्योंकि आपको पता है गुड कंडक्टर में चार्ज मूव नहीं करते, बैड कंडक्टर में चार्ज मूव नहीं करते। गुड कंडक्टर ले रखा है इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे, है ना, ठीक। समझे होंगे बेटा, है ना, ठीक। तो बस नोट में ये गुड कंडक्टर के लिए था, जिसको ही मैं टर्म में लिख रहा हूं कि क्या करना है अपन को, ठीक। तो नोट में कुछ बातें वापस से लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास नोट में, और यहीं एंड भी कर रहा हूं बेटा, है ना, कि इफ प्लेट इज गुड कंडक्टर देन charges distributed both sides
बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट इफ प्लेट इज bad conductor, then depends which depends whether one side or both sides आर चार्ज्ड। एक साइड ही चार्ज है या बोथ साइड चार्ज है। इफ, है ना, इफ वन साइड चार्ज होता देन तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होती, और जब दोनों साइड होता तो इंटेंसिटी कुछ और होती। आई होप समझे होंगे कि क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अपना ये ड्राइव होता है ना बेटा। तो आज के लिए गुड डे बेटा, है ना, यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट डेरिवेशन, माने डेरिवेशंस नहीं, न्यूमेरिकल्स टाइप करेंगे थोड़े आईआईटी लेवल के नेक्स्ट लेक्चर में ना, 12th लेक्चर में। ओके बेटा, है ना, गुड डे।